स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, ज्योग्राफी की 2 किताबों के शानदार रिस्पांस के बाद स्टडी IQ की टीम अब लेकर आई है इंडियन इकोनॉमी की किताब फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एंड स्टेट PCS एग्जामिनेशन। और इसी किताब की डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मेरी टीम के हेड ऑफ पब्लिकेशंस दिनेश मूर्ति मेरे साथ हैं। वेलकम दिनेश टू दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर। तो दिनेश, आज इंडियन इकोनॉमी को लेकर बात करेंगे, बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इंडियन इकोनॉमी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, राइट। तो आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसको अच्छे से कर पाते हैं, बट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट राइट। जो है उसको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं खुद भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मैंने शुरू किया तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी इकोनॉमी समझने के लिए। तो इसको आपने कैसे सॉल्व किया है इस प्रॉब्लम को? तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें एक साइंटिफिक एंगल भी है, एट द सेम टाइम एक ह्यूमैनिटीज़ वाला एंगल भी है। तो ये काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है। टेक्निकल सब्जेक्ट होने के नाते इसको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जो है वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे समझ लेते हैं, बट इंजीनियरिंग देखें तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है सिर्फ ब्लैक एंड वाइट समझते हैं। तो इस चीज़ को जो है हम क्या एग्जाम्पल्स के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको सॉल्व किया हमने। तो स्टूडेंट्स जो है जब इकोनॉमी का इम्पैक्ट अपने सोसाइटी और इकोनॉमी में देखेंगे, आप अपने आसपास के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखेंगे, तो उससे जो है ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ आइसक्रीम जो है समर में बढ़ जाती है ना। प्राइजेस जो है किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं उस डिमांड को मतलब एड्रेस करने के लिए। तो इस टाइप का हमने एक अप्रोच, एग्जांपल ड्रिवन अप्रोच यूज़ किया है, जिससे जो है हर शेड्स ऑफ ग्रे समझ में आ जाए हर स्टूडेंट को, और वो नुआंसेस समझ में आए, जिससे वो जो है अपने क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो दिनेश, मेरा एक चीज़, जैसे बच्चों को ना एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अंडरस्टैंडिंग जो है टॉपिक्स की वो डेवलप नहीं कर पाते। अब इकोनॉमी जैसा जो सब्जेक्ट है वो हमारी डे टू डे लाइफ से लिंक्ड है, जैसा कि आपने बोला, ठीक है। पर किताब में ना जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बड़े एब्स्ट्रैक्ट तरीके से दे रखे होते हैं। आपने पढ़ लिया बट आप उसको एम्बाइब नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उससे रिलेट नहीं कर पाते। तो उस चीज को करने के लिए आपने इसके अंदर कैसे इसको सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को? तो सर, जैसे हमने बताया था कि एग्जाम्पल ड्रिवन अप्रोच हमने पूरे बुक पे फॉलो किया। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स का। अब ट्रांसफ़र पेमेंट्स अगर आप प्योरली टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग करें एक डेफिनेशन में, तो बोलते हैं कि इट इज़ द मनी दैट इज़ प्रोवाइडेड फॉर अ सर्विस नॉट रियलाइज्ड। अब दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। अब मेजॉरिटी बुक्स जो हमारे पास होते हैं ना, वो ये स्टेटमेंट रख के छोड़ देते हैं। तो मैं एक सरल एग्जाम्पल से बात करूँ तो अगर हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको जो है कुछ पैसे दे देते हैं जिसके लिए हमने कोई सर्विस नहीं किया है, तो दैट इज़ अ वेरी रियल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और आजकल UPSC का ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे कि बहुत इस टाइप के अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप हो पाएगी जब हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू, और स्पेशली रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू इसको अगर हम लोग सॉल्व करें। तो हमने पूरे बुक पे ऐसे सॉल्व किया है हर कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हो गया, उसको भी जो है हमने बहुत ही सरल तरीके से एग्जांपल्स यूज़ करके स्टूडेंट्स को समझाया है। जैसे नेशनल इनकम को जैसे कैलकुलेट करने के लिए, जैसे GDP हुआ, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, या फिर वैल्यू एडेड मेथड हो गया। तो हमने छोटे छोटे वैल्यूज़ यूज़ करके एक सेम आउटपुट आ रहा है, बट 3 अलग तरीके यूज़ किए गए हैं। तो इस टाइप का गैप हमें दिख रहा था अभी के जो बुक्स अवेलेबल हैं। तो हमने एक ही एग्जाम्पल को 3 टाइप से यूज़ किया है। एक 100 रुपये का नोट यूज़ करके कि किस तरीके से वैल्यू एडेड अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो उसका आउटपुट कैसे आएगा। इनकम मेथड से करें जिसमें आपका रेंट, वेज, इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो हर डायमेंशन से हमने इस चीज़ को एड्रेस किया है और आउटपुट सेम निकला है। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट समझ लेता है कि किस सेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम एक एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करेंगे या इनकम मेथड यूज़ करेंगे, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि दिनेश ने बताया कि इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं पढ़ रहे तो आप उस कॉन्सेप्ट को रिलेट नहीं कर सकते डेली लाइफ से। और इकोनॉमी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको डेली लाइफ से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग।
दिनेश, अगर अंडरस्टैंडिंग के बाद हम एक चीज की और बात करें कि इकोनॉमी के अंदर चीजों का ना बड़ा कोरिलेशन रहता है। Right. एक कॉन्सेप्ट का जी, जी। इम्पैक्ट जो है वो दूसरे पे वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं बात करूं, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर जी, इन्फ्लेशन जी। बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसका इम्पैक्ट मल्टीपल सेक्टर्स में देखा जाता है, मल्टीपल चीजों में देखा जाता है, एक्सचेंज रेट में देखा जाता है, Right. एग्रीकल्चर में देखा जाता है, Right. फिर वो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स की वजह से हो रही है या डिमांड बॉटलनेक्स की वजह से हो रही है। ये सारी चीजें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। Right. तो ये कोरिलेशन की जो प्रॉब्लम है अक्सर बच्चे बहुत फेस करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम होलिस्टिकली देखें। Right. तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया इस किताब में? सर, ह्यूमैनिटीज ऐसा सब्जेक्ट भी, और स्पेसिफिकली जब ह्यूमैनिटीज यूपीएससी पूछती है तो वो चाहती है एक जनरल नॉलेज हो, एक बर्ड्स आई व्यू हो, जिससे एक ही कॉन्सेप्ट को हर जगह से उसको कनेक्ट कर सके। तो आपने सही बोला है कि स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को भी यही प्रॉब्लम आती है, बार बार हमें क्वेरीज भी आती है, हमारे मेंटर्स को भी क्वेरीज आती है कि हम किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझें। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हर कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ाया है, मतलब बुक में जब लिखा हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन जैसे आपने बताया, तो इन्फ्लेशन का रिलेशन नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में भी है, एक्सचेंज रेट में भी है जैसे आपने बताया, प्लस जो है शेयर्स और बॉन्ड्स में भी इस चीज़ का इंटरलिस्ट तो जब हमने फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ाया है, लिखा हुआ है, तो उस सब्जेक्ट में जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन का किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है ये पता चल जाएगा। इन्फ्लेशन के टॉपिक में जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन द जनरल इकोनॉमी में हमने सब कुछ कवर किया है। प्लस जब आप नेशनल इनकम की पढ़ेंगे तब भी हमने जो इन्फ्लेशन किया है तो का इम्पैक्ट एसेस किया है। तो फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन हो जाए बट स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो इसलिए हमने जो है हर एंगल को हर चैप्टर पे रिक्वायर्ड लेवल पे रखा हुआ है, जिससे स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि दिनेश ने बताया कि हमारी किताब का एक मेजर जो यूएसपी जिसको मैं कह सकता हूं वो ये है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली इस किताब में हमने कैप्चर किया है। और डेफिनेटली सिविल सर्विस और पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इनफैक्ट अपने आंसर्स के अंदर वो जो कोरिलेशन है अगर वो दिखाते हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जब हम मेंस की बात करते हैं। तो दिनेश, एक एरिया जो और सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को बड़ा परेशान करता है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, उसको कितना पढ़ें, कितनी डेप्थ में पढ़ें, इस चीज़ का सही अंदाजा नहीं लग पाता। उस प्रॉब्लम को आपने कैसे टैकल किया माइक्रो इकोनॉमिक्स की? राइट, सो यूजुअली स्टूडेंट्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक पूरा सब्जेक्ट को एक ओवरऑल तरीके से पढ़ लेते हैं, बट इकोनॉमिक्स का बेस जो है वो एक छोटे छोटे माइक्रो एक्टिविटीज से स्टार्ट होती है, तो जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फॉर्म में जो है पढ़ाया जाता है। अब एनसीईआरटी में भी ये सब चीज़ दिया हुआ है, बट उन्होंने जो है ग्राफ्स को यूज़ करके इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस डाल दिए हैं जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेजर छोटे टॉपिक्स हैं, एग्जाम रेलेवेंट जितना है वो हमने कवर किया है। फॉर एग्जांपल देखिए, जितने टाइप के कॉस्ट हो सकते हैं हमारे, डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, संक कॉस्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे भी जाते हैं यूपीएससी द्वारा। तो इसको हमने बहुत ही एग्जाम्पल ड्रिवन अप्रोच से कवर किया है। एक और चीज़ अगर हम देखें कि डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है तो उसका रिलेशनशिप क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। तभी आप जो है एक मैक्रो लेवल पे जाने से पहले आपको एक माइक्रो लेवल पे समझना चाहिए। तो ये जो जैसे हमने आइसक्रीम का एग्जांपल दिया था, आइसक्रीम किस तरीके से डिमांड और उसकी सप्लाई समर के टाइम में और विंटर के टाइम में चेंज हो जाती है। प्लस बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो डिमांड सप्लाई का लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जिसको जैसे वेबलेन गुड्स होते हैं, जैसे हमारी रोलेक्स का वॉच हो गया फॉर एग्जाम्पल, वो जितना टाइम होता है उतनी उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ते जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर टाइप का प्रोडक्ट सेम लेवल पे डिमांड सप्लाई का जो लॉ है उसको फॉलो करे। तो हमने ये सारी चीज़ों को ये एग्जांपल्स के थ्रू बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझाया है, जिससे स्टूडेंट को उतना ही समझ में आए जितना उनको रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। राइट, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, अगर आप भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से जूझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो स्टडी आईक्यू की इंडियन इकोनॉमी की बुक आप खरीद सकते हैं। तो दिनेश, अगली अगर एक प्रॉब्लम की मैं बात करूं कि इकोनॉमिक सर्वे, अब ये एक मैंडेटरी टेक्स्ट है हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए, और लगभग हम ये मानते हैं कि पिछले 4 से 5 साल का जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं बच्चे को पता होना चाहिए उसके अंदर क्या इश्यूज डिस्कस हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट रहता है। तो हमने कोई ऐसी कोशिश करी है कि इकोनॉमिक सर्वे को हम इंटीग्रेट कर पाएं इस किताब से? ये हमारे बुक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूएसपी है कि हमने जो है पिछले 5 साल का इकोनॉमिक सर्वे इस बुक में इंटीग्रेट किया है। तो सर, हमने क्या किया है कि जब हमें कोई कॉन्सेप्ट
इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे मनी का एक चैप्टर है, तो उसमें हमने डिमोनेटाइजेशन कवर किया है। जैसे 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, 17 का भी, जिसमें बताया गया था कि डिमोनेटाइजेशन से क्या प्रॉफिट हुआ था, क्या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट थे, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट थे, वो हमने कवर किया है। उसी तरीके से रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे में भी हमने जैसे बारबल स्ट्रैटेजी हुआ है, थाली इकोनॉमिक्स हुआ है, इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं। तो हमने हर आइडिया को इकोनॉमिक सर्वे का रेलेवेंट चैप्टर्स पे डाल दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं इस बुक में आपको नॉट जस्ट इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट बट पिछले 5 साल का इकोनॉमिक सर्वे भी जो है लिमिटेड तरीके से इंटर रिलेटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे इट इज़ अ रोड मैप फॉर फ्यूचर एज वेल एज द परफॉर्मेंस ऑफ द पास्ट। तो ये जो है प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो में किस तरीके से यूज़ किया गया है, ताकि स्टूडेंट को जो है नॉट जस्ट पॉलिसी, मतलब एक होता है कॉन्सेप्ट, आप समझ गए, दूसरा जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझ रहे हैं वो समझना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो है आप एग्जाम लिख रहे हो, कल आप IPS IAS पॉलिसी सर्कल्स में घूमोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो हमने इकोनॉमिक सर्वे का कॉन्सेप्ट को, जो कि एक एप्लीकेशन ड्रिवन अप्रोच होता है, उसको हमने इस पर डाल दिया। एट द सेम टाइम जब हमने दूसरे अप्लाइड इकोनॉमिक्स के पार्ट कवर किए गए हैं, तो उसमें भी जो वॉल्यूम 2 होता है इकोनॉमिक सर्वे का, जिसमें लेटेस्ट डेटा दिया जाता है, ट्रेंड्स दिए जाते हैं, तो वो सब भी हमने इस बुक पे इंक्लूड किया है। राइट। तो दोस्तों, अगर आप भी इकोनॉमिक सर्वे पिछले 4-5 साल की कवर करने में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, आपको टफ लग रही है, तो 4-5 साल की इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही ब्यूटीफुली हमने इंडियन इकोनॉमी की इस किताब में इंटीग्रेट किया है। उसके जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको अच्छे से कंडेंस करके, इंटरलिंक करके इस किताब में आपको बताया गया है। दिनेश, अगर मैं अगला सवाल आपसे ये पूछूं कि जैसे मेंस का पेपर है GS इकोनॉमी का, और इसके अलावा एस्से का पेपर है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार जैसे इकोनॉमी रिलेटेड एस्से भी आ जाता है, तो एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि केस स्टडीज के थ्रू किसी चीज को बताने की, समझाने की, तो उसके लिए कुछ स्पेशल है इस किताब के अंदर? यस, लर्निंग को स्टडी IQ का एक फॉर्मूला रहा है कि हम लर्निंग को एक्साइटिंग बनाते हैं। तो केस स्टडी वो सारी चीज़ होती हैं जिससे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम का अंडरस्टैंडिंग हमारी एनरिच हो जाती है। तो हमने जो है 2 सेक्शन जो हमारा स्टैंडर्ड रहा है कि केस स्टडी सेक्शन और डू यू नो सेक्शन, ये दोनों सेक्शन के थ्रू हमने मतलब जो इकोनॉमिक्स की लर्निंग है इसको जो है एक्साइटिंग बनाने की कोशिश की है। तो जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अभी आफ्टर द कोविड वेव, तो इंडियन इकोनॉमी किस टाइप का रिकवरी फेस कर रही है, इज इट अ के शेप्ड रिकवरी और अ वी शेप्ड रिकवरी, तो इसको हमने जो है केस स्टडीज़ के थ्रू जो है सॉल्व किया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज़ अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर देती हैं स्टूडेंट को, तो उस चीज़ को हमने इस बुक पे इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है। तो दोस्तों, जब हम इकोनॉमी की प्रिपरेशन करते हैं तो वो सिर्फ GS पेपर 3 के हिसाब से नहीं करते, कहीं ना कहीं एस्से जो है वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड आते रहते हैं, और एस्से के पेपर के लिए और GS 3 की आंसर राइटिंग के लिए केस स्टडीज लिखना एक बहुत ही मार्क्स फेचिंग एक्सरसाइज हो सकती है। तो अगर आपने पहले से ही कुछ केस स्टडीज प्रिपेयर कर रखी हैं अलग अलग सेक्टर्स की, अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आपको उसका काफ़ी फायदा हो सकता है। तो दिनेश, एक सवाल जो और बच्चों की तरफ से आता है इकोनॉमी को लेके, वो ये आता है कि अब इकोनॉमी में इतना टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं और बोरिंग पैराग्राफ्स बड़े बड़े, तो चीज़ों को इंटरेस्टिंग और स्पाइस अप करने के लिए आपने क्या किया इस किताब में? हाँ, तो स्टडी IQ जो है हमेशा आपके इवन इन यूट्यूब चैनल में हमारे जितने भी वीडियोस देखेंगे उसमें जो एक एक्साइटिंग फैक्टर लेके आती है, क्योंकि स्टडीइंग जो है एक फन एक्टिविटी भी होना चाहिए। तो इसलिए जो है हमने सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमने कवर किए हैं उसको जो है हमने टैबुलर फॉर्मेट में कवर किया है, प्लस हमने केस स्टडीज़ भी डाले हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स डाले हैं। तो टैबुलर फॉर्मेट में हम क्या करते हैं कि हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही कैटेगराइज्ड वे में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे GDP वर्सेस GVA का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ है, अगर आप जो है इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स हुए तो इनको भी किस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो जितना आप कोरिलेट करोगे, जितना आप टैबुलर फॉर्मेट में पढ़ोगे एग्जांपल्स के साथ, उतना आपका जो एजुकेशन का जो जर्नी होगा, जो बुक का जर्नी होगा, तो दैट विल बी फन एंड एक्साइटिंग। तो इसलिए जो है हमने वो वाला पार्ट भी इस पे ऐड किया। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप भी इकोनॉमी के बड़े और बोरिंग पैराग्राफ्स पढ़ के परेशान हो गए हैं, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें ईजी रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टैबुलर फॉर्म में मिल जाएंगी, जिसको आप लास्ट मिनट भी उससे रिवाइज कर सकते हैं। तो दिनेश, एक जो सवाल और उठ के आता है कि जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी, सिमिलरली अगर मैं मेंस की बात करूं तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, उसको आपने इस किताब में कैसे डील किया है?
सो इकोनॉमिक्स पढ़ लेने से काफ़ी नहीं होता है, उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो वो भी एप्लीकेशन जो है हमारा डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में हमने इस बुक में एग्रीकल्चर को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है हमारा पूरा फार्म इकोनॉमी जिस तरीके से चलती है, तो उसमें हमने सारे इनपुट इश्यूज हो गया विद रिस्पेक्ट टू सीड, फर्टिलाइजर, इनपुट क्रेडिट, इनपुट इंश्योरेंस, फार्म इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें कवर की है। इसके बाद अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हमने लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट और फिर उसके बाद जो है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं इकोनॉमिक एंगल में वो हमने कवर किया है। उसके बाद जो है हमने लैंड रिफॉर्म्स, जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है पिछले 2-4 सालों में, उसको भी जो है वेरियस डायमेंशन उसके कवर किए हैं। इसके बाद हमने एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कोल हो गया, स्टील हो गया, उसमें इकोनॉमिक रेलेवेंस कितना है उसको कवर किया है। प्लस एमएसएमई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्लाइड इकोनॉमिक्स है फॉर इंडियन इकोनॉमी, तो एमएसएमई का इंपॉर्टेंस कितना रहा है और रीसेंट रिफॉर्म्स क्या क्या है वो भी हमने कवर किए हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इस गवर्नमेंट का सबसे बहुत बड़ा पुश रहा है, उसको भी हमने कवर किया है। तो नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए कितने टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोडवेज, रेलवेज, इसको हटाकर भी किस तरीके से रीसेंट रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, जैसे एनएमपी हो गया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गया, या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेवेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ हमने कवर किया इन डिटेल। तो एप्लीकेशन जब आप सीखते हो, इवन फॉर दैट मैटर ह्यूमन इकोनॉमिक्स में भी पार्ट जो इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इन सब को जो है हमने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक से कवर किया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं और लेटेस्ट डेटा इकोनॉमिक सर्वे से हमने इस पर डाला है। तो इससे क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट और फुलफिल हो जाती है। ग्रेट। तो दोस्तों, अगर आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स यानी कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ह्यूमन इकोनॉमिक्स, इन सब के अच्छे मटेरियल को आप ढूंढ रहे हैं तो यू नीड नॉट गो फर्दर, आप स्टडी आईक्यू का इंडियन इकोनॉमी का किताब परचेज कर सकते हैं। तो दिनेश, एक सवाल जो मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है वो तब तक अधूरी रहती है जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा लेते, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमें अंदाजा लगता है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने इंटीग्रेट किया है इस किताब के अंदर? जी बिल्कुल, पिछले 6 से 7 साल का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस हो और प्रीलिम्स हो, हर चैप्टर के एंड में हमने दिया है। इससे क्या होता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग थिंग्स, इट इज़ आवर एम जो है वो है एग्जाम क्लियर करना। तो एग्जाम क्लियर करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कमीशन किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछती है, तो या फिर हम जो टॉपिक या टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उससे हम एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये दोनों एंगल हमने जो है हर चैप्टर के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया है, जिससे स्टूडेंट खुद को अपने आप को टेस्ट कर सकें इमीडिएटली। जिस तरीके से आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो आपने अगर इन्फ्लेशन पढ़ा है तो इन्फ्लेशन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करिए, तभी आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन मिल जाएगा, जिससे आप जो है एग्जाम की तरफ आप जो है क्लियर कर सकेंगे। ग्रेट। तो दोस्तों, मैं आपको इस किताब की कुछ खासियत बता दूं कि इसके अंदर एक तो एग्जाम्पल ड्रिवन अप्रोच जो है वो दिनेश ने हमें बताया कि कैसे हर एक कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है ताकि आप उसको अपनी खुद की लाइफ से जो है वो रिलेट कर सकें। दूसरी चीज, इकोनॉमिक सर्वे जो सबके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है हर साल, उसके पिछले 4-5 साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको ही इस किताब में इंक्लूड कर लिया गया है। और एग्जाम की ओरिएंटेशन रखने के लिए इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड करे गए हैं और सारे जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो अच्छे टैबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए साथ मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो दिनेश, अब ये बताएं कि इकोनॉमी के बाद पहले हमने ज्योग्राफी निकाली, टू अ फिनोमिनल रिस्पांस, अब इंडियन इकोनॉमी आई है, इसके बाद कौन सी किताब आएगी? तो हमारा स्टडी आईक्यू पब्लिकेशंस का एक ही मोटिव रहा है कि हम जो है स्टूडेंट्स के इश्यूज को हम सॉल्व करें। इसके बाद हमारे नेक्स्ट बुक जो है वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से आएगी, और उसके बाद जो है हम इंडियन पॉलिटी, जो कि मोस्ट अवेटेड बुक रहा है, हमारे स्टूडेंट्स बहुत बार पूछ चुके हैं, तो उसमें जो है हमने जो स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स हैं ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने में, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर की 550 पेज की किताब है, तो आप इसमें आप 5 क्वेश्चन के लिए 4 क्वेश्चन के लिए 500 पेज किस तरीके से पढ़ें। और यूजुअली हिस्ट्री जैसे काफ़ी मगिंग अप की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हमने बहुत ही सही तरीके से सॉल्व किया गया है। और प्लस विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटी, उसमें भी जो है हमारी पॉलिटी बुक में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सेगमेंटेड वे में दोनों प्री और मेंस इसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं तो थोड़ा सा और वेट करें, हम जो है प्रॉब्लम्स और उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से उनको डिलीवर करेंगे। ग्रेट।
तो दोस्तों, स्टडी IQ की इंडियन इकोनॉमी की किताब जो है वो आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे खरीद सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू दिनेश फॉर जॉइनिंग मी इन दिस Thank you so much, डिस्कशन sir. एंड शेयरिंग द इनसाइट्स अबाउट दिस बुक Thank you, विद आवर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।